गुड मॉर्निंग बच्चों आज का मेरा यह वीडियो मेरे संग की औरतें जो कि कृतिका पुस्तिका का दूसरा पार्ट है, इस पर आधारित है और इसकी राइटर हैं मृदुला गर्ग। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेरे संग की औरतें पार्ट का सार बताऊंगी। तो सार बताने से पहले मृदुला गर्ग के विषय में थोड़ा सा बता दूं कि समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में 1938 में हुआ था और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से MA अर्थशास्त्र में किया, यानी इकोनॉमिक्स में किया। और भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रह कर के उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया। कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है और उनकी प्रमुख कृतियां हैं बच्चों उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चितकोबरा, कठगुलाब जो कि उपन्यास है, संगति विसंगति, ये 2 खंडों में उनकी संपूर्ण कहानियां हैं। इसमें रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल, ये निबंध संग्रह उनका है। तो पाठ का सार कुछ इस प्रकार है कि पाठ के प्रारंभ में लेखिका अपनी नानी की कहानी कहती हैं कि लेखिका की माँ की शादी होने से पहले ही उसकी नानी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह अपनी नानी को देख नहीं सकी और ना ही उनसे कहानी सुन सकी। बाद में नानी की कहानी सुनकर लेखिका को उसका असली मर्म समझ में आया, यानी उसका असली रहस्य, सीक्रेट समझ में आया। लेखिका की नानी अनपढ़ तथा पर्दा करने वाली औरत थी, जिनके पति बैरिस्ट्री की डिग्री यानी वकालत की डिग्री विलायत से लिए हुए थे। वे विलायती ढंग से जीवन जीते थे, पर नानी इन बातों से बहुत दूर थी। उसने कभी अपनी इच्छा का इजहार पति से नहीं किया, वो अपने ढंग से जीवन जीती थी। मृत्यु को निकट जान करके वह लेखिका की माँ की शादी के बारे में सोच करके मुँह जोर हो उठी और अपने पति के एक मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलकर कहा कि उनकी बेटी का वर वे स्वयं तय करें, जो आज़ादी का सिपाही हो, यानी वे किसी आज़ादी के सिपाही से अपनी बेटी यानी लेखिका की माँ की शादी करवाना चाहती थी। इससे लेखिका को यह पता चला कि उनके अंदर आज़ादी का जुनून था और आज़ाद ख्याल की थी वो महिला, और वे अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीती रहीं। फिर लेखिका अपनी माँ की कहानी बताते हुए कहती हैं कि नानी की इच्छा अनुसार उसकी माँ की शादी एक पढ़े लिखे होनहार गरीब आज़ादी के सिपाही से हो गई, जिस कारण वे सादा जीवन जीने को विवश थीं। कमज़ोर शरीर वाली माँ रात में जाकर खादी की साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी। घर में नाना की साहबी का पर्याप्त असर था। लेखिका की माँ अपनी खूबसूरती, नजाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता जैसे गुणों के कारण परिजात से भी अधिक जादुई लगती थी। काम करने को तो उनसे कोई कहता नहीं, पर हर काम में उनकी राय लेकर के उनका पालन अवश्य किया जाता था। लेखिका ने अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। अपनी माँ और अरुचि के कारण वे ना तो घर में काम करती थी और ना ही बच्चों के खाने खिलाने पर ध्यान देती थी। बस बिस्तर पर लेटकर किताबें पढ़ा करती थी या संगीत सुनती रहती थी। परिवार के लोग उनमें श्रद्धा रखते थे, क्योंकि वे ना झूठ बोलती थीं और ना ही किसी की गोपनीय बात को किसी दूसरे से कहती थीं। इस कारण उनके घर में उनका बहुत आदर था और बाहर वाले उनसे मित्रता रखते थे और वे बच्चों की भी दोस्त थीं। परदादी की कहानी बताते हुए आगे लेखिका कहती हैं कि उनकी परदादी थोड़ा लीक से हटकर चलने वाली महिला थीं। उन्होंने सामान को कभी एकत्र नहीं किया, यानी अपरिग्रह का पालन करती थी वो, और वे फालतू सामान को दान कर देती थी। यहाँ तक तो ठीक था, पर लोगों को तब बहुत आश्चर्य हुआ जब अपनी बहू के गर्भवती होने पर उन्होंने मंदिर में भगवान से लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी और यह बात सबको बता भी दी। उनके बार बार मंदिर में यह दुआ मांगने का असर हुआ कि भगवान भी जो है अफरा तफरी में आ गए और घर में एक के बाद एक 5 कन्याएं पैदा हो गईं।
फिर परदादी और चोर के विषय में बताते हुए कहती हैं कि एक बार हवेली के जो मर्द थे वो बारात में किसी दूसरे गांव गए हुए थे, मर्द यानी पुरुष, और औरतें रत जगह मना रही थी, रात में जाग रही थी, कुछ प्रोग्राम कुछ कार्यक्रम कर रही थी। इस शोर में एक चोर कब हवेली में घुस गया कोई जान ही नहीं सका, और शोर से बच कर के सोने के लिए माजी जो है वो दूसरे कमरे में चली गई थी। फिर क्या हुआ, गलती से चोर भी उसी कमरे में घुसा। उसके कदमों की आहट से माजी की नींद खुल गई। माजी ने पूछा कौन? तो चोर ने जब यह बताया कि मैं चोर हूँ तो माजी ने उसे कुएं से एक लोटा साफ पानी लाने के लिए कहा। और कुएं पर पानी भरते समय क्या हुआ कि चोर को पहरेदारों ने पकड़ लिया। और फिर माजी से पूछने पर उन्होंने क्या किया कि माजी ने आधा पानी खुद पिया लोटे से और बाकी चोर को पिला करके कहा कि एक लोटे से पानी पी करके हम माँ बेटे हुए, अब चाहे तू चोरी कर या खेती। तो इससे क्या हुआ, जो चोर था उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने चोरी करना छोड़ करके खेती करने लगा। फिर लेखिका अपने बारे में बताते हुए कहती हैं आगे कि 15 अगस्त सन 1947 को जब आज़ादी मिलने का जश्न मनाया जा रहा था तब लेखिका को टाइफाइड बुखार था। उसके लाख रोने पर भी उसे इंडिया गेट जश्न में नहीं जाने दिया गया। उसके पिता ने उसे ब्रदर्स काराम जो नामक उपन्यास दिया, जिसे पढ़ते पढ़ते वह रोना धोना भूल गई। यानी उसके पिताजी भले ही स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने हेतु घर से बाहर रहते हों, घर में उनका बहुत योगदान ना होता हो, किंतु उन्होंने अपने घर में अनुशासन रखा हुआ था। वे अनुशासन का पालन करते थे और सभी से करने को कहते भी थे। फिर लेखिका अपनी बहनों के बारे में बताते हुए कहती हैं आगे कि अपनी परदादी की तरह ही लेखिका की चारों बहनें भी जो है लीक से हटकर चलती रहीं। और सबसे बड़ी बहन का बाहर का नाम मंजुल और घर का नाम रानी था। यानी उनके कुछ बहनों के दो नाम थे। तो सबसे बड़ी बहन का नाम जो था वो बाहर का नाम मंजुल और घर का नाम रानी था। उसने शादी के बाद लिखना शुरू किया और अपना नाम मंजुल भगत रखा। इनकी भी बहुत सारी जो साहित्य में किताबें वगैरह मिलती हैं। दूसरे नंबर पर स्वयं लेखिका थी, जिसने शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू किया। लेखिका और उसकी बहन को नाम बदलकर लिखने के कारण पोंगापंथी या घरघुस्सू जैसे शब्द भी सुनने पड़ते थे। लेखिका की बात की जो दो बहनें रेणु और चित्रा लेखन से बची रहीं, यानी इन दोनों ने लेखन कार्य नहीं किया। किसने? रेणु और चित्रा ने। फिर सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेजी में लेखन कार्य करने लगी और छोटा भाई राजीव हिंदी में लेखन कार्य करने लगा। लेखिका की छोटी बहन रेणु बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए उसने जैसे तैसे बीए कर लिया। और तीसरी बार रेणु खुद कम जो है दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी। जो तीसरी बहन रेणु थी खुद तो कम पढ़ती थी लेकिन दूसरे लोगों को ज़्यादा पढ़ाती थी, इसलिए उसके अंक अच्छे नहीं आ सके। वह दृढ़ निश्चयी थी। उसने एक लड़के को पसंद कर उससे शादी कर ली और सबसे छोटी अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश लेकर के पिताजी की पसंद के लड़के से शादी की और बाद में लेखन कार्य में संलग्न हो गई। फिर लेखिका अपने शादी के बाद के जीवन के बारे में बताते हुए कहती हैं कि शादी के बाद लेखिका को बिहार के छोटे से कस्बे में रहना पड़ा था। वहाँ उसने शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए तैयार किया और 4-5 साल में कई नाटक किए तथा अकाल राहत कोष के लिए धन भी एकत्र किया। फिर कर्नाटक जाने के बाद लेखिका ने कैथोलिक बिशप से छोटे से कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोलने की प्रार्थना की, लेकिन क्रिश्चियन जनसंख्या कम होने के कारण वे स्कूल खोलने में असमर्थ थे। लेखिका ने अनेक परिश्रमी लोगों की मदद से वहां अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोल करके उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई।
जिससे लेखिका के जिद्दीपन का पता चलता है कि लेखिका बहुत ही जिद्दीपन कह लीजिए या दृढ़ निश्चयी कह लीजिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे लगता है कि वह अपनी छोटी बहन रेणु के बराबर नहीं पहुंच सकी है। एक बार दिल्ली में भयंकर बारिश होने के बाद जगह जगह पानी भर गया, यातायात ठप पड़ गया। रेणु को उसके स्कूल से जब कोई लेने नहीं आया तो उस सबके मना करने पर भी वह पैदल ही 2 मील स्कूल गई और स्कूल बंद देख करके लौट आई। लेखिका सोचती है कि उस दिन का रोमांच कैसा रहा होगा, पानी से भरा सुनसान शहर और अकेले अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना। इस अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। यानी वह कहती है कि अकेलेपन का मज़ा कुछ और ही होता है। इस प्रकार बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से लेखिका अपने साथ रहने वाली स्त्रियों के विषय में बताती हैं, औरतों के विषय में बताती हैं, और साथ साथ में आज़ादी के प्रति जुनून और एक लीग से हटकर चलने वाली महिलाओं के बारे में बता करके कैसे वो बताती हैं कि उस ज़माने में भी उनके घर में जो है किस प्रकार से लोगों में सत्यवादिता थी। और फिर उसके साथ साथ वो बताती हैं कि उनकी माँ सादा जीवन जीने वाली महिला थी। तो इससे हमें सादा जीवन जीने की भी सीख मिलती है, साथ साथ में यह भी सीख मिलती है कि हमें जो है सत्यवादी होना चाहिए, गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, किसी की बात को किसी पर प्रकट नहीं करनी चाहिए। और इसके पश्चात वो कहती हैं कि उनके पिताजी भले ही जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन घर में अनुशासन बना रहे इसका उनका पूरा प्रयत्न रहता था। तो बच्चों, आई होप आप सभी को इस पाठ का सार पढ़ने के पश्चात पाठ जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।